हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान, ठीक है, जिसको इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। इस चैप्टर का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले। जैसे कि मान लो कि ये पहला प्रश्न है कि विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या कार्य है। तो इस प्रश्न को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। इसका चित्र को कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसका जो भी डिटेल्स होगा ना वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से देखो, दूसरा प्रश्न में हम लोग पढ़ेंगे आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में कोई 3 अंतर दीजिए, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद से तीसरा प्रश्न में देखेंगे लसिका तथा रुधिर में कोई 3 अंतर लिखिए, वो भी लिखेंगे। उसके बाद से हृदय का क्रियाविधि क्या है या हृदय के क्रियाविधि को लिखिए, ठीक है, ये इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से देखिए कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर एक टिप्पणी दीजिए, वो भी देखेंगे। यानी कि जितना भी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना, उसी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि देख लो, हाइड्रोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उस पर भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पहला प्रश्न अच्छे से पढ़ना है कि विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या कार्य है वो लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक तो इसका सचित्र वर्णन करना है और दूसरा पूछा कि विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या कार्य वो भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डिफिनीशन लिखेंगे। देख लो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत मोटर हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बनावट, हेडिंग डालेंगे। बनावट में लिखेंगे विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर कुंडली, तीसरा विभक्त वलय और कार्बन का ब्रश, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये जो जगह बचेगा ना, वहाँ पर आप लोग को पहले इसका चित्र बना लेना है, ठीक है, विद्युत मोटर का। तो विद्युत मोटर का देखिए कैसे चित्र बनाते हैं। ये आप लोग का 2 चुंबक होता है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। ये आपको ABCD एक आयताकार कुंडली है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये आप लोग का R1 और R2 विभक्त वलय होता है और ये ब्रश देख रहे हैं ना, XY आपको क्या है, ब्रश है ये, और ये X है और ये Y है, ये दोनों आप लोग का ब्रश है, ठीक है। R1 व R2 बताया ना विभक्त वलय है, ये यहाँ से ये जो है ना वो, ठीक है। और ये आप लोग का ये परिपथ है, यहाँ पे ये कुंजी है, ठीक है, और यहाँ पे दिखाया गया कि ये अक्ष है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को इसका चित्र बना लेना। तो गाइज, मुझे उतना चित्र बनाना आता नहीं है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बनाना इसको। और बनाने के, ठीक है, बनाने के बाद उसके बाद आप लोग को लिखना है ये पहला हेडिंग डालेंगे क्षेत्र चुंबक, और उसमें लिखेंगे यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा लिखेंगे, दूसरा में आर्मेचर कुंडली, यह एक नर्म लोहे के क्रोड पर विशेष प्रकार से लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है जो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ये यही चित्र में आप लोग को दिखाया ना, ये आप लोग देख सकते हैं ना, ABCD एक आयताकार कुंडली है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए तीसरा हम लोग लिखेंगे विभक्त वलय, ठीक है। विभक्त वलय में लिखेंगे यह एक धातु का अर्धवृत्ताकार एक छल्ला होता है जो आर्मेचर कुंडली के एक सिरों पर कुंडली के साथ घूमते रहता है या विद्युत धारा के दिशा को समायोजित करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कार्बन का ब्रश, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे यह एक विभक्त वलय को स्पर्श करता है और यह
स्थिर होता है, इसका संबंध बाह्य परिपथ से होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग को लिखना है सिद्धांत। और एक बात और, आप लोग को लिखावट पर भी अच्छा ध्यान देना है, राइटिंग से लिखना है और सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे और अच्छा लगे। ओके, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में हेडिंग लगा के क्या लिखेंगे? लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, उसके बाद देखो मेन इसका लिखेंगे हम लोग कार्यविधि। ठीक है, अब देखो कार्यविधि को कैसे लिखना है? लिखेंगे जब विद्युत धारा कुंडली के ए व बी सिरों पर पहुंचती है तो धारा की दिशा ऊपर की ओर होता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली के सिरा ए व बी पर एक बल प्रभावित होता है जिसकी दिशा अंदर की ओर होगी। इसी प्रकार कुंडली के सिरा सी व डी पर धारा की दिशा नीचे की ओर है, पुनः उसी नियम के अनुसार सिरा सी व डी पर ऊपर की ओर प्रभावी होगा और ये दोनों बल मिलाकर एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। ठीक है, इतना लिख लेंगे। और उसके बाद से देखो ये पन्ना है ना, यहाँ से कुछ बच रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे PTO, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, उसके बाद से देखिए लिखेंगे जिससे परिणाम स्वरूप कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करेगी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे फाइनली उपयोग में लिखेंगे विद्युत मोटर एक उपयोगी बिजली के उपकरण, जलधारा, चक्की, विद्युत पंखे आदि को चलाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे देखो प्रश्न संख्या दूसरा को हम लोग देखेंगे। इसको भी आप लोग को अच्छे से लिख करके याद कर लेना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को प्रश्न में दिया रहेगा कि आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में कोई 3 अंतर दीजिए। ठीक है, तो अंतर लिखते समय आप लोग को इन बातों को ध्यान देना है कि आप लोग को अंतर लिखना है तो एक लाइन से लिखना है, उसके बाद एक एक लाइन गैप देना है। जैसे कि मैं लिखा हूँ, देखो कैसे मैंने क्या बीच में एक लाइन खींचा हूँ। ठीक है, लाइन खींचने के बाद यहाँ से एक साइड में लिख देंगे आक्सीय श्वसन, दूसरे साइड में अनाक्सीय श्वसन। ठीक है, उसके में हम डालेंगे पहला। देखो आक्सीय श्वसन में पहला में देखो क्या देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक इसी लाइन पर पहला, इसमें अनाक्सीय में भी इसी लाइन पे लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद से यहाँ से देखो ये लाइन है ना, तो इस पर नहीं लिखेंगे, इस पर यहाँ लिख लिए तो इसको छोड़ के फिर यहाँ से लिखेंगे दूसरा में लिखेंगे इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और फिर इसी लाइन में दूसरा लिखेंगे इसमें ग्लूकोज का किण्वन होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद तीसरा में लिखेंगे इसका मुख्य उत्पाद ऊर्जा होता है और इसका मुख्य उत्पाद एल्कोहल होता है। ठीक है, चौथा में लिखेंगे इसमें CO2 कम मात्रा में उत्पन्न होता है, इसमें अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है ना, देखो जैसे मैंने लिखा हूँ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। तो प्लीज़ यार वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखिए तीसरा प्रश्न में भी दिया कि लसिका तथा रुधिर में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सेम उसी प्रकार से लिखेंगे उत्तर लसिका तथा रुधिर में निम्न अंतर है। तो ऐसा ही लिखेंगे लसिका और एक साइड में लिखेंगे रुधिर और बीच में अंडरलाइन लाइन खींच देंगे और उसके बाद से सेम ऐसे लिखेंगे। देखो लसिका में क्या लिखेंगे, पहला यह रंगहीन तरल संयोजी उत्तक होता है। आज पहला इसमें देखो रुधिर में यह लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरे लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी लिखेंगे, इसमें देखो लसिका में लिखेंगे इसमें RBC की मात्रा कम होती है, और ठीक इसी लाइन में दूसरा लिखेंगे इसमें RBC की मात्रा अधिक होती है, ये रुधिर में। ठीक है, अब देखो लसिका में तीसरे में क्या लिखेंगे, इसमें WBC की मात्रा अधिक होती है, और फिर इसी लाइन में इसमें लिखेंगे इसमें WBC की मात्रा
कम होती है। तो 3 पूछा था, 3 लिख लिए हम लोग, ठीक है। 3 से ज़्यादा पूछेगा नहीं, इतना आप लोग को ध्यान में रखना। अगर आप लोग को ठीक है वीडियो अच्छी लग रही है तो लिख लेना और याद कर लेना। अब देखो जैसे मैं साफ साफ लिखा हूँ, ठीक आप लोग को वैसे ही साफ साफ लिखना। साफ साफ लिखने से क्या होता है ना कि अगर आप 1-2 गलती भी करते हो तो एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है। वो अगर राइटिंग अच्छा रहता है तो आप लोग को नंबर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता है ना कि आप लोग का कॉपी को अच्छे से पढ़े। वो देख लेगा कि हाँ इतना सही है, प्रोसेस लड़के का सही है, लिखावट लड़के का सही है, तो नंबर वैसे ही दे देता है, ठीक है। इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। हृदय का क्रियाविधि क्या है, या हृदय के क्रियाविधि को लिखिए, ठीक है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे हृदय में 2 प्रकार की क्रियाविधि होती है, ठीक है, जो निम्न है। पहला में देखेंगे अनुशिथिलन यानी कि फैलाना। इसमें लिखेंगे जब हृदय में अनुशिथिलन होता है तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय के दाया आलिंद में आता है और आलिंद से दाया निलय में पहुंच जाता है। इसी क्रिया के दौरान फेफड़े से शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं आलिंद से बाएं नीलम में चला जाता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखो यहाँ पे 2 लाइन बच रहे हैं, तो उसके बाद से कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिख देना है PTO, यानी कि पन्ना पलट रहे हैं तो आप लोग को PTO लिख देना है, प्लीज टर्न ओवर। देखो ये जितना भी प्रश्न है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। और देखिए इसका दूसरा है शिथिलन यानी कि सिकुड़ना। इसमें भी लिखेंगे जब हृदय में शिथिलन होता है तो दाएं निलय से अशुद्ध रक्त निकलकर पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है और बाएं निलय से शुद्ध रक्त निकलकर महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अगला प्रश्न होगा, ये होगा 5वां प्रश्न आप लोगों का। यहाँ पर लिखेंगे कायिक जनन किसे कहते हैं। देखो उस कायिक जनन किसे कहते हैं, हेडिंग डालेंगे कायिक जनन। पेड़ पौधे के जड़, तना तथा पत्ती से नए पौधे बनने की प्रक्रिया को कायिक जनन या कायिका प्रबंधक भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग को 2 नंबर में आएगा, इसको भी आप लोग को लिख करके तैयार कर लेना। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बन यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो टिप्पणी कैसे लिखा जाता है वो आप लोग को यहाँ से देख लो। सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसमें लिखेंगे वे अभिक्रिया जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोग को लिखना है, एक उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण में हम लोग लिखेंगे कि मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश यानी कि डिफ्यूज सन लाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर इसके एक एक करके चारों H परमाणु, ठीक है, Cl यानी कि क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं उदाहरण, ऐसा आप लोग को लिख लेना है, ठीक है गाइज। ये आप लोग का, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये लास्ट प्रश्न, हाइड्रोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इन सब, ये टोटल आप लोग को बड़े नंबर में आएंगे। एक वही था जो कि 2 नंबर में बताया ना, कायिका जनन किसे कहते हैं, वही एक प्रश्न है जो कि 2 नंबर में आएगा। बाकी मैं जितना भी प्रश्न बताएं ये बड़े नंबर में आएंगे, तो आप लोग को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी बोला है लिखने के लिए, तो वैसे ही लिखेंगे हम लोग, डालेंगे हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजनीकरण और उसके बाद से ये सब लिख लेंगे जो, ठीक है। देखो ये लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, या यह क्रिया उत्प्रेक्षण की उपस्थिति में कराई जाती है, ठीक है। उसके बाद से ये आप लोग को देख लो एथाइन, ठीक है, और ये एथीन।
और उसके बाद से हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा यानी कि तेल को संतृप्त वसा घी बनाने वाले उद्योगों में होता है। ठीक है, खाद्य तेल प्लस H2O। उसके बाद से देखो इतना लिखने के बाद आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छे से लिख करके। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है गाइज, ताकि आप लोग को इसी तरह के वीडियो मिलते रहें टाइम से। और इसका नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो के करके ले सकते हैं। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर इसका जितना भी नोट्स होगा वो मैं वहाँ से दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, सर्च करोगे नाज ऑनलाइन क्लासेस तो भी आ जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।